वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ सैन फ्रांसिस्को में और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी व्लॉग बनाऊंगी। काफ़ी आइडियाज़ थे मेरे माइंड में, बट जब आप कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं भाग दौड़ में होते हो कि आपको टाइम नहीं मिल पाता कुछ रिकॉर्ड करने का। फाइनली अब आप यहाँ पहुँच चुके हैं तो मैं पीसफुली वीडियो बना सकती हूँ। ये भी डर नहीं लगेगा कि हम पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, बिकॉज जब आप दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है एंड यू आर नॉट श्योर कि कुछ लास्ट मोमेंट कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए एंड आप पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे। तो इसलिए मैंने पहले किसी को रिवील नहीं किया था और मैंने ये चीज़ छुपा के रखी थी आप सबसे कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। मेरी सिस्टर की शादी 2021 में हुई थी। उसके बाद से हम बहुत कम मिल पाते हैं एक दूसरे से, और जब भी वो इंडिया आती है तो कुछ ना कुछ फैमिली कॉम्प्लिकेशंस चल रहे होते हैं तो हम रेयरली उस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। 2 बार ऐसा हुआ था कि वो इंडिया आई थी और हमने एक ट्रिप प्लान करा था जिसमें हम सब साथ में थे। अब मेरी भी शादी हो गई है तो और ज्यादा कम टाइम मिल पाता है हमें एक दूसरे के साथ, और वो काफी टाइम से मुझे बुला रही थी क्योंकि मेरा वीजा तो आई थिंक नेक्स्ट 2 ईयर्स में बन गया था। मेरे हस्बैंड का भी वीजा बन गया था। तो इंडिया में ऐसा होता है जब भी वो आती है तो वो बिजी होती है, उसको भी अपने लॉस के पास जाना पड़ता है और मैं अपने लॉस के पास होती हूँ, तो हम रेयरली मिल पाते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं। रिसेंटली भी वो इंडिया आई थी 2-3 महीने पहले, और उस टाइम पे मेरे फादर की बाईपास सर्जरी हुई थी। मेरी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गई थी। लास्ट मोमेंट पे उसने डिसाइड किया कि शी विल कम फॉर माय फादर्स बाईपास सर्जरी। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था हमारे लिए और हम बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर पाते थे यार। काफी टाइम से वो मुझे बोल रही थी कि तू आ जा सो दैट हम थोड़ा सा घूम पाए, एंजॉय कर पाए। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि इस बार हम जाएंगे उससे मिलने के लिए। काफी लोगों से मैंने छुपा के रखा कि मैं बाहर जा रही हूँ। आई मीन बहुत सारा डर लगता है जब भी आप ट्रैवल करते हो, स्पेशली आउटसाइड इंडिया, तो फिर आपको सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैंने लोगों को नहीं बताया था। मैंने सोचा जब मैं पहुंच जाऊंगी तब मैं सबको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो फाइनली आई एम हेयर। मैंने पूरा जर्नी अपना रिकॉर्ड करा है। जैसे ही मैंने उदयपुर से दिल्ली वाला रिकॉर्ड करा था वैसे ही मैंने ये जर्नी रिकॉर्ड करा है। उस टाइम पे मैं आप लोगों से ऐसे बात नहीं कर पाई थी तो मैंने बस ग्लिम्स रिकॉर्ड करे है, वो उसका मैं कंपाइलेशन बना के मैं अपलोड करूंगी और आप प्लीज जरूर देखिएगा। ये हमारी फ्लाइट की टिकट की कॉस्टिंग कराओ 2 से 2.5 लाख के बीच में पड़ी थी, और ये टिकट्स हमने आई थिंक 2 महीने पहले ही बुक कर लिया था। तो मेरे लिए काफी ज्यादा एक नया एक्सपीरियंस था इतने दूर ट्रैवल करना। इससे पहले भी हम 2 कंट्रीज जा चुके हैं। मैं सिंगापुर जा चुकी हूँ, थाईलैंड जा चुकी हूँ। ट्रैवल करते रहती हूँ फ्रीक्वेंटली, बट ये काफी लॉन्ग जर्नी थी। ऑलमोस्ट 24 आवर्स हमें फ्लाइट में ही लग गए। पहले हमारी फ्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू दोहा, फिर उसके बाद दोहा टू सैन फ्रांसिस्को। तो काफी लंबी जर्नी थी। एक वीडियो में कंपाइल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। पार्ट इज बेसिकली फ्रॉम दिल्ली टू दोहा। हम एंटर करें तो वहाँ पे जो बुकिंग था हमने वो ट्राई करा ओपन करने का एंड वो ओपन हुआ नहीं, तो हमें मैनुअली जाके वहाँ पे चेक इन करना पड़ा। तो हमें यहाँ पे काफ़ी कम टाइम लगा इमिग्रेशन क्लियर करने में, बिकॉज अगर आप किसी भी एयरलाइंस पे जाते हैं और आप उनसे अप्रोच करते हैं कि आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जो व्हील चेयर के लिए उन्होंने अलग से लाइन बनाई होती है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ऑल्दो हमेशा एक कॉम्प्लिकेशन आती है कि आई एम नॉट ऑन व्हील चेयर, तो लोग डाउटफुल रहते हैं कि वाई आई एम स्टैंडिंग इन दिस लाइन। बट दिस लाइन इज स्पेशली फॉर द पीपल जिसको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है फिजिकली। सो आई थिंक आई कैन टेक द एडवांटेज देयर। हमेशा जब भी मैं फ्लाइट से ट्रैवल करती हूँ तो आई जस्ट इन्फॉर्म दैम कि आई हैव दिस डिसेबिलिटी एंड आई कांट स्टैंड इन लॉन्ग क्यू, तो वो अलाउ कर देते हैं आपको इन बिजनेस क्लास की जो लाइन होती है या व्हील चेयर के लिए जो अलग से लाइन होती है, वहाँ पे जा सकते हो। स्टाफ कुछ नहीं बोलते हैं, बट आपको फर्दर वो इस चीज़ को बताना पड़ता है कि आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। सो जाते ही वहाँ पे हम चले गए तो उन्होंने मेरे को बिजनेस क्लास वाले में अलाउ कर दिया एंड मैं वहाँ पे जाके जो भी पासपोर्ट चेक होते हैं और जो भी लगेज आप डालते हो चेक इन में, वो सारा काम किया। और हम पहले से ही अपने लगेज को वेट करके निकलते हैं, बिकॉज पर हेड इट वॉज 23 kgs के 2 बैग आप लेके जा सकते हो चेक इन में, और आपका जो फ्लाइट में जाता है कैबिन में वो आपका 7 kg का एक बैग था। हमेशा मेरी आदत है ओवर पैक करने की, और लास्ट टाइम जब हम केरल से ट्रैवल कर रहे थे तो हमारा लगेज काफ़ी हैवी हो गया था और हमें एक्स्ट्रा पे करने के लिए बोला गया था, बट हमारे पास 2-3 बैग थे तो हमने उसमें डिवाइड कर लिया। सो इस टाइम हम लगेज को वेट करके जा रहे थे तो हमें पता था कि ऐसा ओवर वेट का कोई चांस नहीं है। सो वहाँ पे जाके हमने फटाफट अपने सारे बैग सबमिट करे।
फिर हम चले गए इमिग्रेशन की लाइन में। इमिग्रेशन के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी। अगर मैं वहाँ पे खड़े रहती तो मुझे 1-2 घंटे खड़ा होना पड़ता क्राउड में। तो फिर उसके बाद वहाँ पे भी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं सिंगापुर ट्रैवल करी थी एंड जब मैं थाईलैंड ट्रैवल करी थी, तो मैंने ये चीज़ अप्रोच करी थी कि इमिग्रेशन में भी व्हील चेयर वाली लाइन अलग होती है, वहाँ पे अलग 2 लाइन होती है, वहाँ पे आप जा सकते हो। बिकॉज आई हैव दिस डिसेबिलिटी यूडीआईडी नंबर। यूडीआईडी नंबर लेने के लिए आपकी पूरी असेसमेंट होती है कि आप डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो। बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपने लेफ्ट हैंड को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकती, ओनली छोटे छोटे ग्रैब्स करने के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। आई जस्ट लिम्प व्हाइल वॉकिंग, आई कांट स्टैंड फॉर टू लॉन्ग, मेरे को बहुत बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से मैं आई कांट रन, आई कांट जंप। अगर कोई मुझे पुश करे तो मैं सीधे सीधे गिर जाऊंगी। मेरे पास इतना बैलेंसिंग स्ट्रेंथ नहीं है, मैं बैलेंस नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली मुझे क्राउड में जाना एक रिस्क ही होता है, क्योंकि लोग कंसिडरेट नहीं होते हैं, दे डोंट नो आई हैव डिसेबिलिटी। सो वो पुश कर देते हैं, कई बार गिरने के चांसेस होते हैं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। मेरे साथ एक ऐसे एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बनाऊंगी। तो हमेशा जहाँ पे भी मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं क्राउड से बच सकूँ, अगर फैसिलिटीज़ है डिसेबल्ड लोगों के लिए, तो मैं वहाँ पे जाके वो फैसिलिटी यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो इस बार मैं गई सीधे इमिग्रेशन में, जहाँ पे व्हील चेयर के लिए लाइन थी। तो वहाँ पे आई थिंक 3rd या 4th ही मेरा नंबर था। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि वाई आर यू स्टैंडिंग इन दिस लाइन। मेरा इंट्यूशन था कि ये मुझे पूछने वाले, बिकॉज इफ़ यू विल लुक इन द पिक्चर्स आई डोंट लुक लाइक अ डिसेबल्ड पर्सन, बट ऑल्दो मेरा पूरा असेसमेंट हुआ है एंड आई हैव दिस डिसेबिलिटी कोटा। लोगों को नहीं समझ आता कि मैं क्यों डिसेबल्ड लोगों की लाइन में खड़ी हूँ या मुझे वो फैसिलिटी क्यों चाहिए। तो इसलिए विदाउट एनी जजमेंट आई जस्ट कीप माई डिसेबिलिटी कार्ड विथ मी, सो दैट कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे आई कैन शो दैम कि मैं कोई फेक नहीं कर रही हूँ और मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। क्योंकि यूडीआईडी कार्ड लेना इज़ नॉट ईजी। यूडीआईडी कार्ड में आपका पूरा असेसमेंट होता है। इंडिया में ये यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इसलिए बनाया गया है सो दैट कोई फेक ना कर पाए चीज़ें। तो जब भी कोई ऐसी फैसिलिटी होती है तो वहाँ पे जो बैठा हुआ इंसान है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिसाइड करे कि वो फैसिलिटी उस पर्सन को देनी है कि नहीं देनी है। बट वो ऑन द स्पॉट बैठ के कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो बंदा डिसेबल्ड है और उसको वो फैसिलिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। एंड ये सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये कार्ड बनाया है। और इसके लिए प्रॉपर असेसमेंट होता है, जिसमें आपको जाना पड़ता है, मेडिकल टीम होती है आपकी, टेस्ट करती है एंड आपके कुछ स्टेजेस होते हैं, देन दे डिसाइड कि आप किस डिसेबल्ड कोटा में आप फॉल करते हो। तो ये कार्ड मैंने इसी चीज़ों से बचने के लिए बनाया था, बिकॉज काफ़ी जब मैं ट्रैवल करी थी विदाउट दिस कार्ड मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। देन मेरे पापा ने फिगर आउट किया कि ऐसे कार्ड होता है, जिसकी वजह से मैं कभी भी ऐसे जगह जाती हूँ जहाँ पे क्राउड है तो मैं इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकती हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने जस्ट जाते ही मुझसे पूछा कि वाई आर यू स्टैंडिंग इन दिस लाइन। तो मैंने वो कुछ नहीं बोला, आई जस्ट शोड हिम दिस कार्ड एंड देन फिर जो भी फर्दर क्वेश्चंस थे तो उन्होंने पूछना स्टार्ट करे। तो अगर मेरे पास ये कार्ड नहीं होती तो उस टाइम पे मुझे दिखाना पड़ता कि वाई आई एम स्टैंडिंग इन अ disabled person line, that my hand is not working, I can't walk properly, I can't run, I can't jump, I can't balance myself। तो ये सब दिखाना, और वो उस बंदी के पास जिसके पास इतना सारा काम है, इमिग्रेशन क्लियर करना है, तो उनके पास ये काम तो नहीं होगा कि वो मेरे असेसमेंट करेंगे मेडिकल कि मैं डिसेबल्ड हूँ कि नहीं। तो वहाँ पे ये चीज़ बच गई, मैंने कार्ड दिखाया एंड आई गॉट दिस प्रिविलेज। तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखे उस टाइम पे। वीज़ा लगते टाइम ऑब्वियसली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते हैं, तभी जाके आपको वीज़ा लगता है। और मेरे हस्बैंड का भी वीज़ा लगते टाइम उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे ही थे। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल मेरे हस्बैंड से क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब वापस आओगे, ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे एंड देन वी एंटर्ड। जाके हम फटाफट सबसे पहले ही पहुंच गए थे आई थिंक। और काफ़ी दूर था हमारा जो गेट था जहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट थी, तो काफ़ी दूर तक हमें वॉक करके जाना पड़ा। वहाँ पे सिस्टम होता है वो ट्रांसपोर्ट वाला, बट आई थिंक दैट इज़ पेड, आई डोंट नो। बट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, हम बहुत पहले पहुँच गए थे
बिकॉज आई प्रेफर कि कहीं भी जाओ तो पहले पहुंच जाओ। एक बार मेरी जो बस थी वो छूट गई थी बिकॉज ऑफ मी। मेरी जो बहन है, भाई है, जीजू है, हम सबकी बस छूट गई बिकॉज मैं भाग नहीं पाई एंड वी वर लेट, ट्रैफिक में फंस गए थे। तो हमारी कसौल की बस थी, तो बस वाले के पास मेरा भाई पहले ही पहुंच गया था कि मेरी बहन आ रही है, आप रुक जाओ। तो क्योंकि मैं भाग नहीं सकती तो वहाँ पे मैंने रिक्शा छोड़ा। मैं तेज़ तेज़ चलने के बाद भी बस वाले ने मेरे को छोड़ दिया और हम चारों नहीं जा पाए। रात की बस थी, तो इसलिए हमेशा जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ आई मेक श्योर कि मैं हमेशा 1 घंटे पहले ही पहुँचूँ, सो दैट कभी भी कहीं भी डिले हो तो हम उस चीज़ को मैनेज कर सकें। एंड इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हम केरला जा रहे थे तो मैं गलत टर्मिनल पे चली गई थी एंड फिर फटाफट हमने बस करी, हम दूसरे टर्मिनल पे गए। तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे चीज़ें कर रहे होते हो तो आपके पास टाइम नहीं होता फिर आप कुछ मतलब अगर कुछ ऐसे उल्टा सीधा हो जाए तो आप मैनेज कर सको। तो इस बार हम बहुत पहले पहुँच गए और जाते ही हमें वो लेटने वाली सीट मिल गई। हम आराम से लेट के वेट कर रहे थे, तो ऐसे बैठ के नहीं रहना पड़ा बिकॉज फ़्लाइट ऑलरेडी 4 घंटे की थी। हम बहुत पहले पहुंच गए, आराम से सोफे पे वेट किया एंड देन हमने फ़्लाइट की जर्नी स्टार्ट करी। मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड करा हुए छोटे छोटे क्लिप्स, मैं वो वीडियोज़ डालते रहूँगी बीच में। तो ये वाली फ़्लाइट बहुत अच्छी थी। हम बैठे और फिर जब हमने स्नैक्स खाया, खाते पीते आराम से 3-4 घंटे निकल गए। बीच में एक नींद भी मार ली और फटाफट हम उतर गए और सीधे पहुंच गए दोहा। फ़्लाइट थी और हमने खूब खाया। रात की फ़्लाइट थी, रात को 3:45 पे फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया था। बीच में एक नींद भी मार ली, मूवी देखने की कोशिश करी पर काफ़ी थके हुए थे तो हम सो गए। एंड वहाँ पे उतरते ही मेरा मन था कि मैं पूरा दुबई एयरपोर्ट देखूं, क्योंकि जब उसमें ऐड आ रहा होता है टीवी में, उसमें दिखा रहे थे कि एयरपोर्ट बहुत यूनिक है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फीचर और हाईटेक चीज़ें होती हैं उनको मिला के उस एयरपोर्ट को डिज़ाइन किया जस्ट लाइक सिंगापुर। बट मेरे को लगा था कि नेक्स्ट फ्लाइट बहुत जल्दी है, तो फटाफट मैं कुछ भी नहीं देख पाई। एक बस फोटो क्लिक करा एंड वहाँ के थोड़ा सा वीडियो बनाया एंड मैं फटाफट वहाँ से निकल गई, सो दैट जो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है वो मिस ना हो जाए बिकॉज वो काफ़ी दूर थी। एंड यहाँ पे हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। बेसिकली जितना मुझे याद था कि डोमेस्टिक
फ्लाइट्स में ऐसे बताते कि आपके लगेज यहाँ पे है या नाउ यू हैव टू गो देयर, जो भी कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं। और हमने पूछने की भी कोशिश करी तो किसी ने ऐसा कुछ हमें बताया नहीं कि हमें कहाँ जाना है। और इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता था कहाँ जाना है, सब भाग रहे थे, बस भाग रहे थे। तो जैसे हम फ्लाइट से निकले तो एक आंटी भाग रही थी, तो कहती कि बेटा मेरा तो ये व्हील चेयर ही नहीं आया। तो मैंने कहा आंटी आप व्हील चेयर के बिना क्यों आ गई? तो कह रही कि वहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा था तो मैं ऐसे ही आ गई। तो मैंने कहा आप ऐसे मत आओ, क्योंकि व्हील चेयर वाले तो ऑब्वियसली आते ही हैं, बट वो लास्ट में आते हैं। आई थिंक जब फ्लाइट से सब निकल जाते हैं देन दे कम एंड व्हील चेयर वाले लोगों को लेके जाते हैं। मैं कहा जस्ट वेट हेयर, आप किसी स्टाफ से बात कर लो। तो उन्होंने जाके स्टाफ को अप्रोच करा तो शायद व्हील चेयर उनका आ गया होगा। बट हम फटाफट निकल गए बिकॉज दीदी ने मुझे बोला था कि लेट मत करना, क्योंकि नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट कई बार होता है कि अगर नहीं आए तो 1-2 अनाउंसमेंट के बाद वो निकल जाते हैं। तो उसी डर के चक्कर में मैंने टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे 6 बज रहे हैं, वहाँ पे 10 बज रहे हैं, वहाँ पे 9 बज रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। और जो बुकिंग पास होता है उसमें टाइम लिखा हुआ था, तो इट वॉज रिटन लाइक 0705। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि 0705 था क्या, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था बेसिकली। और सुबह सुबह दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। आई जस्ट थॉट कि मैं अभी निकली हूँ और नेक्स्ट फ्लाइट तुरंत ही है 1-1.5 घंटे में। तो हम जस्ट फ्लाइट से निकले, 1-2 लोगों से पूछा, कुछ नहीं समझ आया। उसके बाद भी हमें समझ नहीं आता कहाँ पे जाना है, सब चल रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट थे अमेरिका के लिए। अमेरिका बहुत बड़ा है, तो सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट अलग जगह से थी और काफ़ी लोग जो हमारे साथ फ्लाइट में आए थे वो अलग अलग जगह चले गए। पता चला कि हमें C2 पे जाना है और बहुत दूर था एंड इतने प्यारे प्यारे चीज़ें वहाँ पे थी एयरपोर्ट में एक्सप्लोर करने के लिए, बट हम नहीं देख पाए बिकॉज मुझे डर था कि मेरी नेक्स्ट फ्लाइट ना छूट जाए। तो मैंने बोला चलो पहले हम गेट पे पहुंच जाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या करना है। वो हम फटाफट निकले एंड वहाँ पे आसपास जो भी है 1-2 फोटोज़ क्लिक करी और हम सबसे पहले वहाँ पे जाके बैठ गए। फिर से लाइक इंडियन डैड्स की हर जगह जाके सबसे पहले पहुँच जाना है, मेरा पर्सनैलिटी थोड़ी सी वैसी है कि मैं हर जगह पहले पहुँच जाती हूँ। तो वहाँ पे जाके हम बैठ गए और उसके बाद वहाँ पे हमारा सेकंड सिक्योरिटी चेक हुआ। फिर उन्होंने सारे बैग्स वगैरह चेक करे, मेरी पानी की बॉटल थी वो उठा के फेंक दी। और उसके बाद फिर वहाँ पे हमें जाके अंदर बैठा दिया, एक अंदर ग्लास था वहाँ पे बैठा दिया, बहुत पहले आई थिंक 1 घंटे पहले जाके वहाँ बैठा दिया। और वहाँ से फिर हम निकल नहीं पाए। एयरपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, इमिग्रेशन तो नहीं होता बट हाँ 2-3 बार वो आपको स्कैन करते हैं, दोबारा सारे सिक्योरिटी चेक होता है। हमें पता चला कि हमें यहाँ पे जाके सिक्योरिटी चेक आना है, तो वहाँ पे सारा बैग वैग उतारे। एंड इंडियन एयरपोर्ट्स में होता है कि आपको बेल्ट सब कुछ निकालना होता है, तो आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं था इनिशियली, तो हमने बैग से रखे, बट सब कुछ बैग से बाहर निकाल के रखना पड़ता है, तो बाहर जो भी लैपटॉप है वो सब निकाल के रख दिया। एंड देन जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे बेसिकली मशीन में स्कैन हो रहा था। तो इंडिया में क्या है कि अभी आई थिंक जो लड़के होते हैं उनका मशीन में स्कैन होता है, लड़कियों का मैनुअली चेक होता है। यहाँ पे जाके वहाँ पे मशीन लगी हुई थी, मैंने कुणाल से पूछा भी था कि कुणाल मैं मशीन में ऐसे जाके कैसे खड़े होंगे, मेरा ये हाथ तो नहीं मूव होता। वहाँ मशीन में बेसिकली एक शेप बना होता है कि आपको इस तरह खड़े होना सिक्योरिटी चेक के लिए। तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कैसे खड़ी होंगी वहाँ पे। तो जब मेरा नंबर आया तो
कुणाल मेरे पीछे था, वो सामान निकाल रहा था, तो मुझे उन्होंने बोला आने के लिए, तो मैं चली गई। एंड मेरे को ध्यान नहीं था, मैं हमेशा एक हैंकी अपने हाथ में रखती हूँ सो दैट मेरा हाथ कंप्लीटली फिस्ट में बंद ना हो। और अगर मैं कुछ पकड़ती नहीं हूँ, ग्रिप नहीं पकड़ती हूँ, तो मेरा हाथ थोड़ा सा ऐसे ऊपर बंद होके ऊपर हो जाता है, और कुछ पकड़ के रखती हूँ तो हमेशा नीचे होता है। ये मैंने फिगर आउट किया था। और सब बोलती है, मेरी मम्मी बोलती है कि हैंकी रख के चला कर हाथ में, इतना नोटिसेबल नहीं होता। तो मैंने हैंकी रखा हुआ था, मैं हैंकी लेके चली गई थी। तो वहाँ पे जो भी पर्सन थे उन्होंने पूछा कि वाई आर यू होल्डिंग दिस। मुझे सुना ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि वो बोल रहे हैं कि आपने हाथ मतलब हाँ, उन्होंने, मुझे लगा कि उन्होंने बोला कि हाथ ऊपर करो। मैंने कहा नो नो, आई हैव अ प्रॉब्लम इन दिस हैंड। तो कहते नो नो नो, व्हाई आर यू होल्डिंग दिस। मेरे को ओके दिस इज हैंकी। तो फिर मैंने उनको जब हैंकी ऐसे निकाल के दिखाया कि इसमें कुछ नहीं है, तो मेरा हाथ ऐसे ऊपर हो गया। तो कहते, उन्होंने पूछा कि यू हैव अ प्रॉब्लम इन दिस। मैंने कहा यस यस। तो उन्होंने बोला डोंट वरी गो टू दिस पर्सन, वो आपका मैनुअली चेक करेंगे। थैंक गॉड वहाँ से मुझे मशीन से निकाल दिया, क्योंकि मशीन में मैं ऑब्वियसली ऐसे करके नहीं खड़ी हो सकती थी। तो वहाँ पे जो मैं आगे गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन आई टच यू। तो उन्होंने फिर टच करके जो भी मैनुअली होता है स्कैन किया, एंड देन उन्होंने आगे भेज दिया। वी वर ट्रैवलिंग बाय कतर एयरलाइंस, तो पहले व्हील चेयर के लिए लाइन स्टार्ट हो गई थी। तब मैंने जाकर रिक्वेस्ट करा कि मुझे भी चलने में प्रॉब्लम है, क्या मैं इनके साथ जा सकती हूँ, जो फर्स्ट आप भेजते हैं लोगों को जिनको चलने में प्रॉब्लम है या कोई भी डिसेबल पर्सन है। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट दे हैव टू चेक, बिकॉज मैं व्हील चेयर यूज नहीं कर रही हूँ, तो उनको चेक करना पड़ेगा कि मेरे को अलाउड है कि नहीं, एंड देन दे विल अलाउ मी। बट एनीवे, तो उन्होंने फर्स्ट व्हील चेयर वालों को भेज दिया। देन उन्होंने मुझे बोला वेट करो। तो उन्होंने फिर जो बिजनेस क्लास वालों को फर्स्ट भेजा, फिर देन जोन 1 को भेजा, एंड देन जोन 2 की बात आई। तो मैंने उनको यही बोला कि आई एम वेटिंग, अभी आप मुझे कब भेजोगे। तो उन्होंने बोला अब आप जा सकते हो। हम ट्रैवल करते हैं तो मुझे सीट पे बैठने में बहुत इशू आता है। अगर मेरी सीट अंदर हो तो मुझे बैठने में दिक्कत आती है विंडो सीट के पास, क्योंकि सीट बहुत कम्पैक्ट होती है, तो वहाँ पे घुस के बैठना टास्क होता है। मैंने विंडो सीट इसलिए बुक करी थी सो दैट व्यू देख पाए। देन आई रियलाइज कि मेरे लिए वहाँ से बैठना उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमेशा मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एयरलाइंस में, कि हमेशा वो बोलते हैं वाई आर यू नॉट यूजिंग अ व्हील चेयर। वो मुझे फिर डिसेबल कंसिडर नहीं करते। उनकी पॉलिसी यही है कि अगर मैं व्हील चेयर पे हूँ तभी मुझे वो डिसेबल वाला प्रिविलेज मिलेगा। आई जस्ट फील लाइक वो व्हील चेयर से वॉक करने तक के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, मुझे बहुत मेहनत लगी वो उस व्हील चेयर से निकलने के लिए। मैं अपने प्रिविलेज के लिए या अपने कंफर्ट के लिए व्हील चेयर यूज़ करना प्रेफर नहीं करती, और इस वजह से एयरलाइंस में ये चीज़ बोली जाती है कि आप व्हील चेयर यूज़ नहीं करें तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते। आई कैन वॉक विद अ लिम्प, बट ऑब्वियसली जब क्राउड में जाने की बात हो, लाइन में जाने की बात हो, जहाँ पे डर होता है कि लोग धक्का मार देते हैं या पुश करते हैं, आगे पीछे होता है, तो हमेशा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज आई कांट बैलेंस माई सेल्फ। लाइक अगर मुझे पुश किसी ने भी किया तो मैं सीधा गिर सकती हूँ, और मैं वॉक करते टाइम भी बहुत बार गिर जाती हूँ, चाहे मुझे पुश करे ना करे, बिकॉज मेरा बैलेंस तो खराब है ही है। समटाइम्स क्या होता है, बहुत लॉन्ग चलने के बाद मेरे पैर आपस में लड़ जाते हैं और मैं गिर जाती हूँ। कई बार मेरा टो नहीं उठ पाता और मैं गिर जाती हूँ। तो फिर गिरने के टाइम ये होता है कि मैं, क्योंकि पूरा पैरालिसिस के बाद जब इंसान रिकवर करता है तो उसका जो एक मेमोरी होती है ना कि गिरने के बाद आप ऐसे गिरोगे अपने हाथों के बल या अपने आप को संभाल सकते हो, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं खो जाती है, और आप गिरते हो तो आप स्ट्रेट गिरते हो फेस के बल। अभी मैं रिसेंटली, मेरी जो ग्रैंड मदर इन लॉ है, उनके 13वीं पे बहुत ज़बरदस्त गिरी थी क्राउड में। एम्बैरेसिंग तो था ही था, बट ये चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा डर होता है कि आपका सर फट जाए दोबारा, या आपको मेजर इंजरी आ जाए, हार्ट टूट जाए, बिकॉज आप गिरते तो स्ट्रेट गिरते हो। तो मैं स्ट्रेट गिरी थी, मतलब अगर आप मान लो मैं ऐसे खड़ी तो मैं सीधे ये एंगल पे गिरी थी और फुल स्पीड से, और मेरे पूरे चेस्ट की हड्डियों में चोट लगी थी, हाथ में चोट लगा था, पैर घुटने में चोट लगा था, एंड आई थिंक 2-3 दिन मुझे लग गया उस चीज़ से ठीक होने में। तो जस्ट टू अवॉइड ऑल दैट आई प्रेफर गोइंग जहाँ पे भी प्रिविलेज मिल जाए मुझे आगे पीछे निकलने का। आई थिंक काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं यू कैन वॉक, तो आपको क्यों ये फैसिलिटी चाहिए। तो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज इफ़ आई फॉल, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि कोई मुझे धक्का ही मारे। अगर कारपेट लगा है, मैं कारपेट पे बैलेंस नहीं कर पाती, आई स्लिप। बट जो मेरे पैर के अंगूठा है वो मूव नहीं करता ज़्यादा, तो कई बार होता है कि मैं चल रही हूँ और वो अंगूठा ट्विस्ट हो जाता है एंड जस्ट मैं गिर जाती हूँ। किसी कहीं कुछ पड़ा है, रोड पे ब्लॉकेज है, बिकॉज जब आपका ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स नहीं समझ पाता, चीज़ें जब ऊपर नीचे होती हैं या थोड़ा सा भी छोटा सा कंकड़ हो, कोई रस्सी हो, तो बहुत बार गिरने के चांसेस होते हैं, एंड मैं बहुत बार गिर चुकी हूँ। सो इसलिए आई जस्ट प्रेफर यूजिंग जो भी मेरे को फैसिलिटी मिले, एंड दिस टाइम दे डिडंट अलाउ मी बिकॉज मैंने व्हीलचेयर यूज़ नहीं किया था। तो दुबई का मेरा ऐसे ही रहा, एंड आई एम प्लानिंग कि जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे पास, मुझे पता है कि 2-3 घंटे का गैप है फ्लाइट में, तो मैं वहाँ पे लास्ट 1 घंटे पे जाऊँगी। उससे पहले मैं दुबई एयरपोर्ट एटलीस्ट थोड़ा बहुत घूम लूँगी, क्योंकि बहुत सुंदर एयरपोर्ट था और वो मैंने मिस कर दिया।